प्रस्तावना। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि आरंभ होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, जेनिटर और गैस स्टेशन परिचर थे। रोनाल्ड रीड का जन्म वर्मोंट ग्राम में हुआ। वो अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। वो इसलिए भी और अधिक प्रतिभाशाली थे कि वो प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज्यादा कुछ नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी और का हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं पर बिताया। 50 वर्ष की आयु में वो विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीण जैनिटर ने सुर्खियां रचीं। सन 2014 में 28,13,503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जैनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वो चकराए हुए थे। उनके पास आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वो पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक वो छोटी सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल नहीं गई। बस इतना ही और बन गए एक जैनिटर से फिलैंथ्रोपिस्ट। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचार्ड फुस्कोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिंच कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और उसने फाइनेंस बिजनेस में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होकर एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया। पूर्व मेरिल CEO डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन की व्यावसायिक कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह ही सब कुछ बिखर गया। सन 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर लोन लिया। इस घर में 11 बाथरूम थे, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आन पड़ा। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाया। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक लोन और इटर्नल एसेट्स ने उसे दिवालिया बनाकर छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने सन 2000 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जे में ले लिया गया। सन 2014 में ग्रीनविच मैंशन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचार्ड फुस्कोन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नजारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कोन लालची, और बस इतना काफी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए।
यहां सीख रोनाल्ड की तरह ज्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने की नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंस के संबंध में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, ट्रेनिंग, बैकग्राउंड, फॉर्मल एक्सपीरियंस और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो? मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हार्ट सर्जरी कर सकें, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षित आर्किटेक्ट से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सकें, ऐसी भी कभी कोई कहानी नहीं होगी। जहां एक जेनिटर विश्व के किसी जाने माने परमाणु इंजीनियर को मात दे सके। लेकिन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचार्ड फुस्कोन का सहवर्ती होने के दो स्पष्टीकरण हैं। पहला, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भाग्य द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता एवं प्रयास से कोई संबंध नहीं होता। यह कुछ हद तक सच है और यह किताब इस पर विस्तार से चर्चा करेगी। या दूसरा, और जो मेरे अनुसार अधिक सामान्य है, कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक व्यावहारिक कौशल है जहां आप किसी प्रकार व्यवहार करते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस व्यावहारिक कौशल को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूं। इस किताब का उद्देश्य छोटी कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यावहारिक कौशल संपत्ति के तकनीकी पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूंगा कि सभी रीड से लेकर फुस्कोन और बीच में बाकी सब बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, यह व्यावहारिक कौशल काफी अगोचर है। फाइनेंस को मुख्य तौर पर गणित आधारित क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप किसी फॉर्मूले में डेटा डालते हैं और फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और यह मान लिया जाता है कि आप बस ये कर लेंगे, और फॉर्मूला आपको बताता है कि क्या करना है। पर्सनल फाइनेंस में यह सच है, जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 माह की आपातकालीन राशि और आय का 10% बचत के रूप में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में यह सच है, जहां हमें इंटरेस्ट रेट और मूल्यांकन के बीच पहले से ही कोरिलेशन यथार्थ रूप में पता होता है। और यह कॉरपोरेट फाइनेंस में भी लागू होता है, जहां सीएफओ पूंजी का सटीक मूल्य माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि यह जानने से कि क्या करना है और आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ होगा। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उसमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं। स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है, जिसमें विश्व भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर के क्रिया संबंधी डॉक्टरों के पुराने विचार को पलट कर रख दिया है। इसके कारण वस्तुतः सभी बहुत अधिक स्वस्थ हैं। धन उद्योग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, व्यवसाय आयोजन, ये अलग ही कहानी है। फाइनेंस ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों में सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय मुख्य विषय था। क्या ये इस बात का प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बने हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वर्षों की सामूहिक प्रयत्न त्रुटि विधि से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और विकसित रसायनज्ञ बनना सीखा है। लेकिन क्या प्रयत्न त्रुटि विधि ने हमें अपने पर्सनल फाइनेंस में बेहतर होना सिखाया है? क्या कर्ज में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है, या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं, या रिटायर होने को अधिक तैयार हैं, या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करता है और क्या नहीं? क्या इस बारे में हमारे विचार रियलिस्टिक हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रमाण नहीं देखा। मेरे अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धन दौलत के बारे में जो कुछ सोचते हैं और सीखते हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम
फिजिक्स सीखते हैं नियमों और विधियों के साथ, न कि साइकोलॉजी की तरह भावनाओं और बारीकी से। और ये मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना कि जरूरी। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी करता है। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। ये हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो ये जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धन दौलत की साइकोलॉजी के प्रति मेरा स्वयं का एप्रिसिएशन इस विषय पर 1 दशक से भी अधिक लेखन के द्वारा विकसित हुआ है। मैंने फाइनेंस संबंधी लेखन सन 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया। यह एक फाइनेंशियल क्राइसिस का भोर काल था और 80 वर्षों की सबसे बुरी मंदी। ये लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए यह समझना जरूरी था कि आखिर क्या हो रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कोई भी एक्चुअल तरीके से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ है और क्यों, और इसे लेकर क्या कर सकते थे वो तो दूर की ही बात थी। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वो हिस्सा टूट जाएगा। फिजिक्स विवादास्पद नहीं होती, वो नियमों से चलती है। फाइनेंस अलग है, ये लोगों के आचरण से चलता है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूं ये मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे फाइनेंस के बजाय साइकोलॉजी और इतिहास के लेंस के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग कर्ज में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास की रिसर्च करें, यह जानने के लिए कि निवेशक शेयर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं। आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट उनके भविष्य को खतरे में डाल रहा हो। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। सन 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जिसे मैंने धन संबंधी लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका शीर्षक धन संपत्ति का मनोविज्ञान या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी था, और लगभग 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा। इस किताब ने इस विषय का और गहराई से ओवरव्यू किया है। रिपोर्ट में से कुछ लघु पैसेजेस बिना किसी बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करता है। सभी चैप्टर्स एक मूल विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी सुने जा सकते हैं। ये एक लंबी किताब नहीं है, तो आपका स्वागत है। अधिकतर लिसनर्स उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वो सुनना आरंभ करते हैं या पढ़ना आरंभ करते हैं, क्योंकि अधिकांश इकलौते विषयों को 300 पेजेस के विवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बदले मैं 20 छोटे चैप्टर्स लिखना पसंद करूंगा जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी किताब के जिसे आप बीच में ही पढ़ना या सुनना छोड़ दें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।